गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और मोर ओवर इट्स सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टॉपिक रहता है बेटा पार्थिनोजेनेसिस वाला, तो उसको कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस जो है दैट इज अ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। It is known as special mode of reproduction. अगर इसको कैटेगराइज करना पड़े कि किस में डालना है, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में, तो प्रेफरेबली हम उसको किस में डालेंगे? एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब पार्थिनोजेनेसिस को कहा जाता है वर्जिन बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन। वर्जिन बर्थ का मतलब ये हुआ कि जो ओवम है या एग है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है सर। विजिबल है सर। तो मुझे शो नहीं हो रही। बेटा तुमने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कर रखा होगा। नहीं सर, आप पे आओ। पर ये है। गोपाल चौधरी स्क्रीन दिखा रहे लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा बाकी सबको तो आ रही है। मैं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करती हूँ। हाँ, लॉग आउट करके लॉग इन करो। तो वर्जिन बर्थ में हम क्या कहेंगे कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सर फर्टिलाइजेशन लॉग इन करने पर भी ब्लैक ही आ रही है स्क्रीन। ब्लैक ही आ रही है। हाँ जी, ब्लैंक स्क्रीन है। लैपटॉप से लॉग इन किया है या फोन से? टैबलेट से। टैबलेट? हाँ जी। बेटा डिवाइस में कोई इशू होगा क्योंकि मेरे एंड से तो सबको जा रहा है, यहाँ से प्रोजेक्टेड है सबके पास। सबसे पहले वाली भी ली है, उसमें तो आ रही थी। बेटा अब तो ये डिवाइस में या नेटवर्क में कुछ होगा तो पता कैसे चलेगा? एंड मुझे भी इतनी इसकी नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके सर। एक बार प्रमोद सर को कॉल कर लो। ओके सर। ठीक है, वो बताएंगे। Okay, so development of an ovum or egg into an individual without fertilization is known as parthenogenesis. Now, parthenogenesis जो है ये कितने टाइप्स का हो सकता है? अगर टाइप्स की बात करो तो एक टाइप तो हम इसमें बताते हैं कि अगर कोई ऐसा जानवर है जिसमें कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है वो मेनली पार्थिनोजेनेसिस से ही होता है, यानी पार्थिनोजेनेसिस इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तब ऐसे टाइप के पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलते हैं कंप्लीट और ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस। है ना? ऑब्लिगेशन का मतलब पता है सबको? ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग जानते हैं ना सब? ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता यस है? सर। कंपल्सरी, है ना? यस सर। तो ऐसे एनिमल्स ब्रीडिंग exclusively by parthenogenesis.
और दूसरा जो इसमें आप कह सकते हो कंप्लीट है, तो उसको दूसरे वाले को बोलोगे इनकम्प्लीट, ठीक है। या इनकम्प्लीट वाले को आप साइक्लिक भी कहते हैं, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो गया और कभी पार्थिनोजेनेसिस से हो गया, ठीक है। यानी पूरी पूरी जो पॉपुलेशन है वो पार्थिनोजेनेसिस से नहीं प्रोड्यूस होगी, किसी केस में फर्टिलाइजेशन से भी ऑफस्प्रिंग बनेगा और किसी केस में बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी पार्थिनोजेनेसिस से भी बनेगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें दोनों मोड मिलेंगे, बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स। कोई एग्जाम्पल ले सकते हो इन दोनों केसेस का? इनकम्प्लीट का बी हनी बीज। यस, इनकम्प्लीट में यस हमने पढ़ा होता है हनी बीज। तो हनी बी की जो कॉलोनी थी उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ था वो डिप्लॉइड था, है ना। यस और जो पार्थिनोजेनेटिकली हुआ था वो हैप्लॉइड था। ड्रोन्स हैप्लॉइड वाले हमेशा या मेल बनते हैं और ये लोग या तो क्वीन क्वींस और वर्कर। वर्कर्स बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कुछ लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं। लेकिन कंप्लीट वाले में क्या पूरी पॉपुलेशन ही पार्थिनोजेनेसिस से आ रही है? इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? अच्छा, अगर पूरी पॉपुलेशन ही पार्थिनोजेनेसिस से आएगी तो क्या उस पॉपुलेशन में मेल होंगे? No, sir. नहीं होंगे। तो देयर आर नो मेल्स। सिल्कवॉर्म। ओनली फीमेल्स। नहीं, सिल्कवर्म में नहीं है। सिल्कवर्म में मेल फीमेल दोनों होते हैं। सर दो स्नेक्स है, एक टिम्फैनिका ब्राह्मणा और एक सेक्सिको। नहीं, दोनों स्नेक नहीं है, एक उसमें लिजर्ड है। लिजर्ड जो है, लिजर्ड के लिए नाम होता है ना लेसर्टा, लेसर्टा सेक्सिकोला। और कुछ जो रेप्टाइल की बात कर रहे हो उसका नाम है टिफ्लाइना ब्राह्मणा, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया और ये ब्लाइंड भी होता है, ठीक है। सर यस सर आपने ऐसा क्यों कहा कि इसमें मेल नहीं बन सकते, मतलब क्यों नहीं बन बेटा, यहाँ सकते? देखो क्या लिखा है। ओके सर। हनी बी में भी जो मेल आ रहा था वो कौन से गेमीट से आ रहा था? मेल गेमीट के पार्थिनोजेनेसिस से या फीमेल गेमीट के पार्थिनोजेनेसिस से? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। तो अगर पार्थिनोजेनेसिस होती भी है तो कौन से गेमीट में होगी? फीमेल गैमेट। फीमेल गेमीट में होगी, ठीक है, इसलिए बोला हमने। ओके सर। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं मेनली, इस बेसिस पे कि जो पॉपुलेशन है क्या उसमें सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर देयर इज बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो एंड पार्थिनोजेनेसिस आल्सो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक हमने वो पढ़ा था लाइफ साइकिल, जिसमें जो स्टेजेस थी, लार्वल स्टेजेस, वो थी MSRCM। लिवर फ्लूक की सर। हाँ, लिवर फ्लूक की पढ़ी थी हमने, फैसियोला हेपेटिका की। तो उसमें हमने ये जो स्टेजेस पढ़ी थी MSRCM, इसमें ये दोनों स्टेजेस का नाम बताना जरा। स्पोरोसिस था और रीडिया, है ना। और इन दोनों स्टेजेस में क्या था कि एक से ज्यादा
यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहे होते हैं। तो इस तरीके के केस को हम पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक और टाइप आप बना सकते हो, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। पीडो का मतलब लार्वा के लिए होता है, अगर लार्वा के अंदर ही और ऑफस्प्रिंग्स बनने लगे, तब इसी केस को आप क्या बोल देंगे? पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, और ये किसमें पाया जा रहा था? स्पोरोसिस्टेम रीडिया लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक। और इसका नाम याद होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? ये फैसियोला हेपाटिका। फैसियोला हेपाटिका है। ठीक है, अब एक और तरीके से हम पार्थिनोजेनेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस on the basis of sex of offspring, कि जो ऑफस्प्रिंग बना है वो मेल है, फीमेल है, या दोनों बन सकते हैं इस केस में। तो इसकी बेसिस पे हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं, 3 तरीके का बताते हैं, शायद आपको पता भी होगा। ये पढ़ा होगा एक आर्हिनोटोकी, यस सर। एक होता है थेलीटोकी, और एक होता है एम्फीटोकी। तो आर्हिनोटोकी में क्या होता है? कौन सा ऑफस्प्रिंग पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है? मेल, फीमेल? मेल इज, मैं सीधे ऐसे लिख दूं, पार्थिनोजेनेटिक मेल्स, समझ जाओगे ना? यस सर। पार्थिनोजेनेटिक मेल। थैलीटोकी में क्या होगा? पार्थिनोजेनेटिक फीमेल। और एम्फीटोकी में क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ, तो आइदर ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों में से कोई भी बन सकता है पार्थिनोजेनेसिस से। ठीक है, एक टाइम पे मेल बन रहा होगा, दूसरे टाइम पे फीमेल। एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल बन रहा होगा तो फीमेल पार्थिनोजेनेसिस से बन जाएगा, और मेल पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा होगा तो फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन जाएगा। इस तरह से होगा। तो एग्जांपल्स क्या क्या डाल दें हम अगेन? आर्हिनोटोकी में किसे डालोगे? हनी बी में कौन बन रहा था पार्थिनोजेनेसिस से, मेल या फीमेल? ड्रोन्स मेल। तो इसमें हमको क्या लिख देना चाहिए? ड्रोन्स ऑफ हनी बी। ठीक है, और इसी तरह से वास्प में होते हैं, वास्प के जो मेल हैं, ठीक है, टिक्स एंड माइट्स, ये आर्थ्रोपोड्स में। और इंसेक्टा के अलावा ये जो क्लास थी एरेक्निडा, एरेक्निडा में some spiders also produce males by the process of parthenogenesis। ठीक है, अच्छा, थैलीटोकी के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? दो तो वही हो लेसर्टा जाएंगे। सेक्सिकोला और टिम्पैनिका। हाँ, लेसर्टा, सैक्सिकोला एंड टिफ्लाइना ब्राह्मणा। तो एग्जांपल तो वही है, कोई नहीं। सॉरी, दिस इज टिफ्लाइना ब्राह्मणा। ये जो है ना, इसको विपटेल लिजर्ड भी कहते हैं।
और एम्फिटोकी में कौन आ जाएगा? इनको जानते हो? एफिड्स। एफिड्स कौन होते हैं? बताओ। सर बोलो भाई। सर सर लोकस इंसेक्ट होते हैं। नहीं, इंसेक्ट तो होते हैं लोकस की तरह ही होते कुछ करते हैं है। जो सैप करते हैं। हाँ, सैप सक करते हैं। वो देखा होगा ना कभी पेड़ों में, टमाटर के पेड़ में, या हिबिस्कस जो होता है, चाइना रोज जो है, उसमें सफेद सफेद से वो कीड़े लग जाते हैं ना, मीली बग्स जिनको कहते हैं, मीली बग्स। वो भी सैप सक करते हैं। उसी तरह ये ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स, और ये एफिड्स कहलाते हैं। ओके। अरे भाई ठीक है। यस सर। ठीक। तो ये तो हमने किस बेसिस पे कर दिया? पार्थिनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। और भी किसी बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो? यस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, है कि नहीं? पार्थिनोजेनेसिस नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अच्छा, जितने अभी हम पढ़ रहे थे वो कौन से टाइप के थे? नेचुरल। नेचुरल। सो रेफर प्रीवियस कंटेंट। अब बात आती आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल, इसके अंदर मतलब हम कैसे कह रहे हैं कि पार्थिनोजेनेसिस आर्टिफिशियल भी हो सकती है? तो शायद आपने कोई एमसीक्यूज वगैरह करते समय क्वेश्चन देखा हो कि अगर फ्रॉग के एग को नीडल से प्रिक कर दिया जाए तो वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है? नो सर। नो सर। लेकिन चलो, इससे ये तो पता चल रहा है कि फिजिकली, मैकेनिकली जो प्रिक किया है नीडल से, वो एक स्टिमुलेशन है एग सेल के लिए, यस सर। और वो क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है। यानी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाने के लिए डिविजन्स को इंड्यूस भी किया जा सकता है एग सेल के अंदर। तो यहां हम लिख देते हैं कि कोई भी जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, इट कॉजेस पार्थिनोजेनेसिस। अब ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस कैसा हो सकता है? फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकता है। ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस में वही बात हम कर देंगे, pricking by a needle causes induction of cell division, और इससे डेवलपमेंट होने लगेगी। ठीक है। केमिकल के केस में क्या होगा? कुछ केमिकल्स अप्लाई कर दिए, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक, यूरिया ले लो, एटसेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, अगर वो ओवम की विसिनिटी में डाल दिए जाएं, ओवम के आसपास डाल दिए जाएं, तो ओवम क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है। ठीक है। यस सर।
Yes. और ये जो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस देखा गया है, ये किनमें देखा गया है? दिस इज यूजुअली सीन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के एग में ये चीज देखी गई है, चाहे फ्रॉग में देखो या सैलमेंडर में देखो, ठीक है। फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर, कुछ बर्ड्स में भी देखा गया है, जैसे टर्की, ठीक है। और मैमल्स में भी देखा गया, लेकिन मैमल्स में क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई। मतलब सेल डिवीजन तो इंड्यूस हो गए ओवम के अंदर, बट वो आगे चल के डीजेनरेट हो गया बहुत ज्यादा आगे, मतलब फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो नहीं बन पाया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। मैमल्स में यूजुअली इनमें किया गया था रैबिट के अंदर, रैबिट के ओवम में, लेकिन ये सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं एम्फीबियन एग्स, जिनके अंदर पार्थिनोजेनेटिकली जो है फ्रॉग्स या सैलमेंडर्स जनरेट किए जा सके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। क्लियर है अभी तक जो बता दिया सबको? Yes, sir. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट। पेज चेंज हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेटा ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें बेसिकली हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो इवेंट्स क्या क्या होंगे। एक तो हमें दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है। और जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो हमको पढ़ने हैं, उसमें ये सीक्वेंस रहेगा दैट इज गमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। आई होप इन टर्म्स से आप रूबरू हैं, आपने ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बासी तो नहीं हुआ ना ये चैप्टर, बहुत कुछ याद होगा। Yes, sir. Yes, तो sir. सिंपली गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज गैमीट प्रोडक्शन, Yes, sir. एंड व्हाट इज इंसेमिनेशन? हाउ विल यू डिफाइन Transfer. इंसेमिनेशन? बोलो। Transfer of male gamete into female. Transfer of male gamete into female body. Reproductive cell. ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अरे रिप्रोडक्टिव को REP लिखा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? No, sir. No, sir. व्हाट अबाउट फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन में वो सारे इवेंट्स आएंगे जिनका रिजल्ट होगा फ्यूजन ऑफ Zygote form. गैमीट्स। वैसे तो एनसीईआरटी ने इसको Syngamy सिनगैमी ही मान रखा है, दैट इज फ्यूजन of gametes. ऑफ गैमीट्स। और अगर गैमीट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, एंड अल्टीमेटली जाइगोट जो है यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, राइट? Yes, sir. Yes. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एम्बेडिंग ऑफ कौन सी स्टेज में? Blastula. Blastula. ब्लास्टुला, यस। और वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, स्टेज होती है ब्लास्टुला। तो एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन। जो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? Endometrium. एंडोमेट्रियम होती है। और उसके बाद गेस्टेशन का मतलब Formation of embryo. नहीं, पूरा होता है ना, Embryonic development. पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू पार्चुरेशन, है ना। एंड पार्चुरेशन हम क्या बोलते हैं? दैट इज द Birth. बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है।
अच्छा, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें ये बात भी आती है कि क्या ह्यूमंस में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? तो ऑफ कोर्स है, ये तो हाईएस्ट जो है आपका लेवल ऑफ ये कॉम्प्लेक्सिटी है। प्राइमेट्स के अंदर भी हम सबसे ऊपर आते हैं ह्यूमन, और मेल और फीमेल के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी हैं, है ना? वो कर लोगे अपने आप? अरे वो छोटी क्लासेस में क्या होगा, आवाज मोटी होती है, आवाज पतली होती है, लो पिच, Yes. हाई पिच, यस सर। Yes. मेल बॉडी इज मोर मस्कुलर, फीमेल बॉडी इज लेस मस्कुलर। पेल्विक गर्डल का डिफरेंस हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा था। बोलो पेल्विक गर्डल किसका वाइड होता है? फीमेल मेल्स का। फीमेल्स का। फीमेल हाँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस किसका वाइड होता है? फीमेल का। प्यूबिक आर्च जो था, याद है? प्यूबिक एंगल पढ़ा था। यस सर। यस सर। Pubic angle may be 90 degree or less in case of male, and it may be more than 90 degree in case of फीमेल female. तो ठीक है, मेल का आप बोलोगे पेल्विक गर्डल नैरो होता है और लॉन्गर होता है, फीमेल का शॉर्ट होता है और वाइड होता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जनरल सी हैं, ये आप पहले भी पढ़े हुए होंगे और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, सो मैं सीधे एनाटॉमी पे आता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। तो मुझे ये बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज व्हाट? testis, टेस्टिस। दे आर पेयर्ड, ओवल इन शेप, एंड अगर ह्यूमंस का हम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन के केस में हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या हुआ? एब्डोमेन के बाहर। बॉडी से बाहर है। तो इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, है ना? स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट है। और ऐसी एडेप्टेशन क्यों है? बोलिए। रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस यस, 2 to 2.5 डिग्री तो सेल्सियस लो। बिल्कुल सही बात है। सो इसकी वजह से देयर इज फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। कोई ये तो नहीं याद करके बैठा कि स्पर्मेटोजेनेसिस 2.5 डिग्री सेल्सियस पे होती है? No, sir. नो सर। हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस इज द बॉडी टेम्परेचर, और उसमें से आपको माइनस करना है कितना? 2 to 2.5. 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इस सेक्स ऑर्गन के अलावा और क्या चीजें हैं? मेल में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, है ना? yes sir. जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, Bulb, urethral gland, सेमिनल वेसिकल्स, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या इन्हीं को और क्या कहते हैं? नाम बताओ। बल्बो यूरेथ्रल को और क्या बोलते हैं? Cowper's gland. हाँ, काउपर्स ग्लैंड्स। इन तीनों ग्लैंड्स में से कौन से पेयर्ड होते हैं, कौन से अनपेयर्ड होते हैं? Seminal paired. सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है,
और बाकी दोनों अनपेयर। भाई बल्बोरेथ्रल भी पेयर्ड होता है, सिर्फ प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, ठीक है। Yes. हाँ, तो इसके अलावा देयर इज जेनाइटल डक्ट सिस्टम। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के अंदर होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स या डक्ट्स जो है टेस्टिस के बाहर होते हैं। जैसे जो एग्जिट कर रहा होता है टेस्टिस से, उस डक्ट को आप इस नाम से पढ़ते हैं, Vasa efferentia. Yes, sir. वासा एफरेंशिया। ये आगे चल के क्या बनता है? Epididymis. एपिडाइडिमिस। एपिडिडाइमिस। और ये फिर क्या बनता है आगे? वास Vas डिफरेंस। deferens. वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस मिल जाता है जब सेमिनल वेसिकल से, तो यही कहलाता है Depilatory duct. Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. इजैकुलेटरी डक्ट। और फाइनली फिर ये आगे क्या बन जाता है? Urethra. यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बन जाता है। और यूरेथ्रल मिएटस, एनसीईआरटी में लिखा ना, यूरेथ्रा का जो एग्जिट है उसको यूरेथ्रल Meatus. मीटस कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देयर इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? Penis. पेनिस, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस। भैया टेस्टिस के लिए कुछ बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ह्यूमन में तो हमने कह दिया कि टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन क्या सारे ही जानवरों में, जो मैमल्स हैं, क्या उनमें सब में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है? No, sir. नहीं होती। तो टेस्टिस कैन बी both extra abdominal and intra abdominal। अब तुम लोग पढ़े लिखे से बच्चे हो, मुझे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किन जानवरों में होता है ये बता दो। एलिफेंट में होता है। अच्छा, तो अच्छा ऐसा नहीं होता इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में कहीं परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल होता है, कहीं पर टेम्पररी इंट्रा एब्डोमिनल होता है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इसमें भी दो सिचुएशन आ सकती हैं, जैसे टेम्परेरी और परमानेंट। तो जैसे टेम्परेरी का केस इनको जानते हो, रोडेंशिया। Yes, sir. कौन आते हैं इसके अंदर? अरे रोडेंट्स से तो आते हैं ना, रोडेंट्स वाला ग्रुप रोडेंशिया, है ना। चूहे वगैरह आते हैं इसमें। Yes. Yes, हाँ, sir. अच्छा। सर, और पर हाँ बोलो। सर टेम्पररी इंट्रा एब्डोमिनल मतलब कैसे होगा? जब ब्रीडिंग सीजन होगी ना, तब टेस्टिस बॉडी के बाहर आएगा स्क्रोटम में, ठीक है। लिख देता हूं मैं टेम्परेरी का मतलब। सर फिर उसके बाद ब्रीडिंग सीजन के पास दोबारा अंदर चला हाँ, जाएगा? दोबारा अंदर चले जाएंगे। टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, जब इनको ब्रीड करना होगा, ठीक है। परमानेंट, परमानेंट किन में हो सकता है? जैसे आपने बताया वेल, वेल बताया किसी ने? नहीं बताया? ये एलिफेंट बताया ना। तो एलिफेंट का ऑर्डर बताओ।
प्रोबोसिस होता है उसके पास, Yes, sir. तो उसका ऑर्डर है प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडियंस जो होते हैं इनमें पाया जाता है, जैसे एलिफेंट है। और जैसे मैंने भी वेल का नाम लिया, तो वेल वाला जो है एक्वेटिक मैमल्स की बात हो रही है, Cetacean. है ना। हाँ, सिटेशियंस बोलते हैं। एक्वेटिक मैमल्स आएंगे इसके अंदर। कौन कौन आएगा? वेल आएंगे, डॉल्फिन आएगी, आएगी नहीं? यस सर। भैया ये लोग पानी में होते हैं, काफी ठंडे पानी में होते हैं, तो बाहर ठंडा ही ठंडा है, तो इससे अच्छा तो जो टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी के अंदर ही रह के मेंटेन कर लिया जाए ना। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बॉडी साइज बहुत ज्यादा है, तो ये हीट लॉस जो है ज्यादा हो जाएगा टेस्टिस से, तो इसलिए वहां पर एब्डोमेन के अंदर है। ठीक है। कुछ जैसे सील्स होते हैं, सी काऊ जानते हो, मनाटी, इनकी सबकी एक्वेटिक एडेप्टेशन है। सील को बोलते हैं फोका, सी काऊ है, मनाटी है, एंट ईटर्स हैं। तो इन सब जानवरों में ये एडेप्टेशन देखी जाती है कि जो इनकी टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है। अब मान लो ह्यूमन के केस में, ह्यूमंस में किसी में टेस्टिस बॉडी के अंदर रह गया, तब इसको क्या बोलोगे? क्रिप्टोचिडस। यस, हिडन मतलब क्रिप्टो, और टेस्टिस के लिए वर्ड यूज होगा ऑर्किड। तो ये फिनोमेना हो जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अच्छा, पहले तो जब ह्यूमन में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो टेस्टिस जो है वो रहते तो बॉडी के अंदर ही हैं, बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, लेकिन स्क्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट ये। दूसरा ये कि इन ह्यूमन मेल्स testis descend in the scrotum during कौन से महीने में प्रेगनेंसी के? 7th. यस, ड्यूरिंग 7th month ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन। और अगर ये चीज नहीं हो पाती नॉर्मली, तब ये कंडीशन आ जाती है हिडन टेस्टिस की। फिर सर्जिकली जो है उसको डिसेंड करवाते हैं, ठीक है ना, और ठीक करने की कोशिश की जाती है। एक और टर्म होता है सिन ऑर्किडिज्म। इसका मतलब क्या होता होगा? सिन मतलब क्या होता है? Fused. फ्यूज्ड। तो यहाँ पर दो टेस्टिस फ्यूज हो गए और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस सिंगल है। ओके। तो Yes, ऑर्किड sir. वर्ड कहाँ यूज हो रहा है? टेस्टिस के लिए यूज हो रहा है। अब अगर ये टर्म लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्टोमी का मतलब कट, टू कट, रिमूवल। तो इसका मतलब हुआ रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। Next thing is the structure of male reproductive system. ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिख रहा है ये डायग्राम क्लियरली? थोड़ा और इसमें साइज इंक्रीज करो इसका, ठीक है सर। ठीक है ना? यस। थोड़ा सा। चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं जो अरेंजमेंट है बेटा, दिस इज द स्क्रोटम, और स्क्रोटम एब्डोमेन के बाहर है। इसके अंदर एक ओवल ऑर्गन है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस के ऊपर ये जो टिश्यू दिख रहा है, ये बता सकते हो क्या है? Unical bulge. बेटा ये एपिडिडाइमिस है। ठीक है, एपिडिडाइमिस पूरा एग्रीगेटेड होता है टेस्टिस के ऊपर, और फिर ये समझ रहे होगे क्या है ये वास,
डिफरेंस। नाउ एक चीज ध्यान रखना, ये जो वास्ट डिफरेंस है ये फ्रंट से बैक साइड में जाता है। ये देख रहे हो ये क्या है? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ब्लैडर को आगे से ये कवर करते हुए पीछे जाता है, और ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको आप क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। भाई ब्लैडर की ओपनिंग को यूरेथ्रा कहोगे? यस सर। यस और सर। मेल के केस में इसी यूरेथ्रा के साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोस्टेट प्रोस्टेट। ग्लैंड। तो यूरेथ्रा का कुछ हिस्सा प्रोस्टेट के अंदर से पास हो रहा होता है। तो जितना हिस्सा यूरेथ्रा का प्रोस्टेट के अंदर से पास हो रहा होगा, ये जिसको मैंने ब्लैक से भर दिया, उस यूरेथ्रा को आप क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है? यस सर। यस सर। और बाकी हिस्सा देख सकते हो यूरेथ्रा का, ये किसके बीच में से जा रहा है? पेनिस के बीच में से। तो ये वाला जो यूरेथ्रा है जो पेनिस के बीच में जा रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा। और जो हिस्सा बीच में बच गया, ये वाला, इसको क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है? यस सर। इसको कहेंगे, यानी मेल के केस में जो यूरेथ्रा है उसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल। ठीक है? अच्छा, अब ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, इससे आकर जुड़ता है एक डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और मैंने बताया था कि इजैकुलेटरी डक्ट तब नाम दिया जाता है जब वास डिफरेंस किससे जुड़ जाए? सेमिनल वेसिकल से। ठीक है? एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो वास डिफरेंस है, इसमें देखो ब्लैडर के पीछे वाला जो वास डिफरेंस है वो थोड़ा स्वॉलन है कि नहीं? यस सर है। सर तो ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा वास डिफरेंस का, इसको आप बोलते हैं एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। मैंने पहले भी तुम्हें ये टर्म बताया ना, स्वॉलन पार्ट के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? एम्पुला। एम्पुला। रिवाइज करो जरा, कहाँ कहाँ एम्पुला पड़ा था? सब पैनक्रियाज में पड़ा था। पैनक्रियास में एम्पुला ऑफ वेटर है। फिर तुमने शार्क में पढ़ा था एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। सर मैकुला और डेंस। हाँ, उसमें भी पढ़ा था। क्रिस्टा एम्पुलैरिस, सेमी सर्कुलर कैनाल के क्या होते हैं? स्वेलिंग्स होती है ना बेस पे। यस सर। अरे भाई, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो पिछला याद आता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। याद आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है? चलो एक चीज और बता दो फिर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी मसल का नाम क्या था? टेट्रोसर। डेट्रोसर मसल। और यूरिनरी ब्लैडर में जो एपिथेलियम होता है कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। यस, गुड। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये बेटा पूरा ये डक्ट सिस्टम हो गया। ठीक है? यहाँ पर एम्पुला है, एम्पुला सेमिनल वेसिकल के साथ मिला, इजैकुलेटरी डक्ट बना, इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के साथ मिल गया, और फिर ये पैसेज होगा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड का यानी सीमेन का। आप देखेंगे ये जो पेनिस है, पेनिस में जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज स्वॉलन। अगेन थोड़ा सा ये स्वॉलन होता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज किया हुआ है क्या है? ग्लैंड। ग्लैंस पेनिस। ठीक है? और ग्लैंस पेनिस जो है वो कवर्ड होता है लूज स्किन से, एंड दैट इज फोरस्किन। फोरस्किन, और इसको ही क्या बोल सकते हो? प्रीप्यूस। ठीक है? अरे भाई, ग्लैंस पेनिस की जो कवरिंग है उसको फोरस्किन भी कहोगे, और क्या कहोगे? प्रीप्यूस। प्रीप्यूस कहोगे। ठीक है? और ये जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है इसका नाम हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम है इसका? Cowper's काउपर ग्लैंड।
ठीक है, तो आई होप ये तो स्ट्रक्चर सिंपल सा ही है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है उसका सेक्शनल व्यू देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें मुझे और याद आती है कि भाई ये जो वास्ट डिफरेंस है ये अराइज तो हुआ एब्डोमेन के बाहर से, लेकिन जा तो ये सारा डक्ट किस में रहा है, एब्डोमेन में जा रहा है ना। यस सर। तो जरूर यहाँ कोई ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जाता है। Yes, sir. उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, किसी को पता है? सर इंग्वाइनल कैनाल या स्पर्मेटिक डक्ट। यस, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। एक्चुअली में वास्ट डिफरेंस अलोंग विद ब्लड वेसल्स, जो टेस्टिकुलर आर्टरीज, वेन्स और कुछ एक मसल होती है, अभी डिस्कस करेंगे आगे, उन सबका जो ग्रुप होता है उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस किसके साथ नाम हम यूज कर रहे हैं, स्पर्म, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, जितने भी वेसल्स वगैरह इस चैनल से पास हो रही हैं, इस चैनल से, चाहे उसमें टेस्टिस की आर्टरी हो, वेन हो, जो मसल्स हैं, क्रीमास्टर मसल नाम होता है उनका, वो पास हो रही हैं। ठीक है, तो उन सबको मिला के क्या बोल रहे होते हैं हम, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये जो कैनाल है, इस कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अरे भाई बोलो। यस सर। ठीक, एनसीईआरटी में बेटा एक और डायग्राम दिया हुआ है ये, जिसमें एंटीरियर व्यू दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, वो जो हमने व्यू अभी देखा था वो लेटरल व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है। तो इसमें देख सकते हो अगेन ये टेस्टिस है और यहाँ टेस्टिस का कुछ सेक्शन भी दिखाया गया है। तो टेस्टिस के अंदर यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल। एनसीईआरटी कहती है कि 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक टेस्टिस में और इनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये इनके अंदर जो ये गुचपुच टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कुछ नेटवर्क बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये जो मैं रेड कलर से ये मैंने पूरा मार्क कर दिया, इस जगह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वेसल्स होती हैं वो भी नेटवर्क बनाती है और उस नेटवर्क को आप बोलते हो रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जब एग्जिट करता है, ऐसे पैरेलल वेसल्स जो एग्जिट करती हैं, वो नाम हो जाता है उसका वासा इफरेंटिया। इफरेंट मतलब क्या हुआ, एग्जिट हुआ ना, याद है? यस सर। इफरेंट अराइवल, इफरेंट एग्जिट। यस, और फिर ये हाईली ब्रांच्ड वेसल्स बन जाती हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती हैं और इनको कहा जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बाद में बनती है वास डिफरेंस, और मैंने बता ही दिया वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये एक लूप जैसे स्ट्रक्चर बनाती है और फिर फाइनली किसमें मिल रही है, सेमिनल वेसिकल। अभी कहा था ना सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, तो एक ये। अच्छा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं लग रहा किसी को पेयर्ड, ये भैया सिंगल ही है, उसके बीच में से पास हो रहा है। ठीक है, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में क्या है, ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और फिर पेनिस के अंदर क्या है, फिनाइल यूरेथ्रा। और यहाँ बीच का हिस्सा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस उसी में यहाँ साइड में देखो बल्ब लाइक ग्लैंड्स प्रेजेंट है यूरेथ्रा के ओपनिंग पे,
पेनाइल यूरेथ्रा की ओपनिंग पे, इसको क्या बोल रहे हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। और फिर पेनिस है, और पेनिस के अंदर भी देख रहे हो यहाँ दोनों साइड्स पे कुछ ये टिश्यू दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर में। किसी को पता है इसका क्या नाम है? आगे डिस्कस तो मैं करूंगा ही, फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी हो। दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। पढ़ा है ये? यस सर। Yes, sir. और ये जो बेटा ये वाला टिश्यू होता है, ये एक मिनट, ये जो बीच में बचा ये जितना मैंने रेड से मार्क किया है, कॉर्पस स्पोंजियम। यस, ये वाला कौन सा है? ये है कॉर्पस ये कितने होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, एक या दो? दो। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक होता है और कैवर्नोसा दो। एंड दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज ऑफ द पेनिस। इन्हीं टिश्यूज में जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लैंस पेनिस है, ग्लैंस पेनिस किसका एक्सटेंशन है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का एक्सटेंशन है, कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा का है? स्पोंजियोसम। स्पॉन्जियोसम का। तो इस डायग्राम से आपको ये चीज देखने को मिल गई कि जो ग्लैंस पेनिस है वो एक्चुअल में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बीच में से पास होता है या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में से पास होता है? Spongiosum. स्पॉन्जियोसम। तो ये चीजें ध्यान रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट में, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये बेटा ठीक है। फिर ये वेंट्रल व्यू हमने देखा, या फ्रंटल व्यू बोल सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आगे बात करते हैं टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक, तो टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखोगे तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ, ये टेस्टिस है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब उसमें तुम्हें ये दिख रहे हैं कंपार्टमेंट्स दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इनके अंदर ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये सब एग्जिट कर रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में से, और यहाँ पर नेटवर्क बन रहा है। ये नेटवर्क क्या कहलाता है? Retro-testis. टेस्टिस। फिर ये एग्जिट कर रहा है एफरेंट। लेकिन बेटा इसके बाहर भी कुछ टिश्यू होता है, तो मैं तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और बाकी जो चीजें हैं उनको बना के एक बार दिखा देता हूँ, ताकि चीजें इसी में याद हो जाए। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल होता है वैसे इसमें डायग्राम बनना। ठीक है, ज्यादा शेप वेप पे नहीं जाना। ये क्या बना रहा हूं मैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, बिल्कुल सही बात है।
ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? Seminiferous tubule. Seminiferous tubules. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एग्जिट करता है, मैंने कलर चेंज किया है, दिख रहा है ना? Yes, sir. जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एग्जिट करता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में से, तब उसका नाम चेंज होता है। पता है किसी को? रेटेड टेस्टिस। नहीं, रेटेटेस्टिस तो इस नेटवर्क को कहोगे। सेप्टा। क्या? सेप्टा। सेप्टा? नहीं, सेप्टा भी नहीं है। चलो मैं अभी लिखता हूं। अब ठीक है। These are seminiferous tubules। ठीक है, जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एग्जिट करते हैं तब उनको कहा जाता है। ट्यूबुली रेक्टाई। अच्छा, पता चल गया इतनी देर में? सर थोड़ी देर में याद आया। ट्यूबुली रेक्टाई याद है? वासा रेक्टा भी था कुछ। रेक्टा का मतलब क्या होता है? बिफोर एग्जिट, यस सर। है ना? रेक्टम, रेक्टम, वासा रेक्टा, ट्यूबुली रेक्टी। अब ये वर्ड्स क्यों यूज हो रहे हैं, खुद ही दिमाग लगा लो। और फिर आगे जो नेटवर्क बनेगा, इसको क्या नाम दे रहे हैं? रेटेटेस्टिस। Yes, this is retetestis। Now ये जो कोटिंग होती है टेस्टिस की मेन बॉडी पे, इसको आप कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, लेकिन इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, किसी को पता है इसका नाम? सर ट्यूनिका वेजिनालिस, 2 लेयर होती है वो, पैराइटल और Yes. विसरल। ट्यूनिका वेजिनालिस होती है। अब ये तुमको थोड़ी क्लैरिटी रहे, इसके लिए थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ सारे स्ट्रक्चर, नहीं तो ये तो इतनी स्पेस थोड़ी होती है इनके बीच में। ठीक है ना? बेटा ये जो है ना, ये वाला पूरा, इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है। हाइड्रोसील। नहीं, हाइड्रोसील तो कंडीशन को कहते हैं, ये नॉर्मल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ओके, इसमें बेटा 2 लेयर है। बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेराइटल ट्यूनिक, और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं विसरल ट्यूनिक। अरे भाई, प्लूरल मेम्ब्रेन याद है? प्लूरल मेम्ब्रेन, Yes, sir. यस सर, Yes, लंग्स sir. के कवर। उसमें भी तो था ना आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा Yes, एंड sir. विसरल प्लूरा। और ये जो पेराइटल ट्यूनिक है और विसरल ट्यूनिक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, कोई तकलीफ? No, sir. ठीक। अच्छा, ऑफ कोर्स इसके बाहर स्किन होगी, स्क्रोटल स्किन होगी ना भैया इसके बाहर। Yes, sir. यस सर। ठीक, अब
इसका मतलब जब टेस्टिस का सेक्शन देखा जाएगा तो सबसे बाहर क्या होगा, ट्यूनिका वेजिनालिस होगा, और ये ट्यूनिका वेजिनालिस पेरिटोनियम की एक्सटेंशन ही तो होगी, Yes, sir. है ना। Yes. तो ये पेरिटोनियल, मैं लिख देता हूँ पेरिटोनियल डेरिवेटिव है, पेरिटोनियम से डेराइव्ड होता है। उसके बाद हमको मिलेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और कोई पूछे ट्यूनिका एल्बुजिनिया किस चीज का बना हुआ है, तो आप कहिए कि ये बना है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का। किसका बना है? वाइट fibrous tissue. व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का। और भाई कनेक्शन है ना सबका? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर आपने कहा वो हाइड्रोसिल कंडीशन होती है, मतलब कैसी कंडीशन, फ्लूइड फील्ड है ये वाली कंडीशन? बेटा अभी बताना है मुझे हाइड्रोसील के बारे में। जब ये फ्लूइड जो है पैरेटल ट्यूनिक और विसरल ट्यूनिक के बीच में जो फ्लूइड है, अगर इसका अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, अब उस फ्लूइड की वजह से क्या होगा, इसके टेस्टिस के ऊपर मेन बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। और ये जो है इसको ये क्या बोलते हैं, ये ट्यूनिका वेजिनालिस की कैविटी तो बोलते हैं। तो कैविटी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सील। और उसमें क्या ज्यादा हो गया, वाटर या फ्लूइड, इसलिए कंडीशन को क्या कह रहे होते हैं? हाइड्रोसील। हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसील कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एनी इंजरी इन द टेस्टिस और इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। अभी मैं उसके बारे में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद यहाँ पर ब्लड वेसल्स की भी एक लेयर मिलेगी बेटा। यस, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल तो होंगे ही। अरे नहीं होंगे क्या? होंगे सर। होंगे। तो इस वाली लेयर को क्या कहोगे? इसको कहोगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मुझे नहीं लगता इसका नाम समझाने की जरूरत है, वेस्कुलोसा क्यों है ना। यस सर। Yes, sir. फिर हम अगर ये पूछेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या काम है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब ये जो रेटेटेस्टिस है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेटेटेस्टिस है ये एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करते हैं तो ये कुछ ऐसे पैरेलल वेसल्स का नेटवर्क बनाते हैं, जिसको आप बोल रहे थे वासा डिफरेंशिया। और ये आगे चल के वासा डिफरेंशिया जो है ये क्या बन जाता है? यहाँ पर ऐसे एक वेसल्स का नेटवर्क होगा। ये जो ब्लू वाला है इसी को हम बोल रहे होते हैं एपिडिडाइमिस, है ना। यस सर। Yes, sir. अब इस ब्लू वाले में भी देखोगे ये जो टॉप के साइड में हिस्सा होता है यहाँ पर ज्यादा कॉइलिंग रहती है, और इस हिस्से को क्योंकि हेड वाला पार्ट है तो इसको बोलते हैं Caput. कैपुट एपिडिडाइमिस। और ये जो टेल वाला हिस्सा है Cauda. कॉर्डा। इसको कह देते हैं कॉडा। कॉडा मतलब टेल होता है, तो कॉडा एपिडिडाइमिस। और कॉडा एपिडिडाइमिस फर्दर कंटिन्यूज एज वास डिफरेंस। और ये जितना हिस्सा बीच का बच गया ये कौन है? मेन बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, तो इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। कॉर्पस का मतलब बॉडी ही होता है। यानी एपिडिडाइमिस में कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला कैपुट, बीच वाला मेन बॉडी कॉर्पस, और जो टेल वाला है वास डिफरेंस से पहले उसको क्या बोलते हो? कॉडा बोलते हो। फर्दर ये बनेगा वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस आगे जाके किससे मिलेगा?
सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से। तो सपोज ये सेमिनल वेसिकल से मिल गया, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल लग गए दोनों, तो अब इसका नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory. अब जब तुम क्वेश्चंस वगैरह करते हो तो इस डायग्राम से तुम्हारे को क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं? भाई पहला क्वेश्चन तो यही है। अब मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, तुम आंसर देते जाओ, ठीक है? क्वेश्चन है, एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स हो सकते हैं? 200 से 250. 200 से 250. 200 से 250। बिल्कुल बिल्कुल। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं? 1 से 3 1 2 हाईली 3 कॉइल्ड. हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सीआरटी की एकदम लैंग्वेज है। 1 2 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जब एग्जिट करते हैं तो नाम क्या पड़ता है इनका? ट्यूबुली ट्यूबुली रेक्टाइल। Erectile. ये एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। Testes. and retestis exit as a parallel network of vessels known as Vasa efferentia. vasa efferentia। आगे चल के हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल बनता है Epididymis. एपिडिडाइमिस में हेड वाले पार्ट को कैपुट, बॉडी को कॉर्पस और टेल को कॉर्डा Cauda. कहते हैं। Cauda. कॉर्डा कंटिन्यूज एज वास वास्ट डिफरेंस। वास डिफरेंस जाकर सेमिनल वेसिकल से मिलेगा तो आगे का डक्ट क्या बन जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct. ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन से टिश्यू से बना हुआ है? वाइट फाइब्रस टिश्यू। यस। और पेरिटोनियल फोल्ड है जो टेस्टिस को कवर करता है, दैट इज Tunica vaginalis. ट्यूनिका वेजिनालिस। कितने लेयर होते हैं इसमें? 2 लेयर। आउटर इज कॉल्ड, पेराइटल। Parietal tunic. इनर इज कॉल्ड, विस्ट्रल ट्यूनिक। यस। तो ये कुछ हमने जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पढ़ा। हाँ बेटा बोलो। सर ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बेटा, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही कहते हैं, Yes, sir. ठीक है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नोट, any infection or injury can cause, can लिखा है, ठीक है? It can cause increased interstitial fluid। अरे ISF लिख दूं? यस सर। In tunica vaginalis this condition is known as हाइड्रोसील, ठीक है? अब ये सील में स्पेलिंग COELE भी हो सकती है और ये जो लिखी है ये भी हो सकती है, दोनों ठीक है। तो किसी को ये पता है क्या होता है? No, sir. वेरिकोसील। नो सर। If blood accumulates in the testicular veins, देखो टेस्टिकुलर आर्टरी से ब्लड टेस्टिस में जाएगा और वेन्स उसको रिटर्न करेंगे। जितना वीनस रिटर्न होना चाहिए टेस्टिस से, अगर वो वीनस रिटर्न कम हो रहा है, इसका मतलब कि ब्लड कहाँ रुक रहा है? टेस्टिस की वेन्स में रुक रहा है, यस सर। ठीक है ना? दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेरिकोसील। अब इस कंडीशन का ड्रॉबैक क्या है, क्या दिक्कत होगी इससे? बॉडी में हीट ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ब्लड ही तो करता है।
Yes, sir. यस सर। तो अगर ब्लड टेस्टिस में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन टेस्टिकुलर टेम्परेचर यस सर। Yes, sir. and it can cause decreased spermatogenesis. तो कंसेप्शन ना होने का एक कारण मेल में ये भी तो हो सकता है। Yes, sir. कंसेप्शन ना Yes, होना sir. मतलब मैं इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. समझ आई ना बात? Yes, sir. ठीक है, ओके देन ठीक, ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया टेस्टिस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो एमसीक्यू करोगे तो उसमें पाथवे वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई जो स्पर्म का पैसेज है इंसेमिनेशन के दौरान वो क्या होगा, तो जरा मुझे बताओ, सीक्वेंस बताती जाओ, ठीक है? पैसेज फॉर स्पर्म क्या होगा, कहाँ बनता है स्पर्म? Seminiferous tubule. एसटी लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है? No, sir. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। फिर कहा गया रेटे Testis. टेस्टिस वासा Differential. एफरेंशिया। फिर Epididymis. Vas deferens. अच्छा, एपिडिडाइमिस में ये होता है ना, Yes, sir. Temporary storage. और वहां पे नरिशमेंट भी तो मिलता है। Yes, sir. अच्छा, मेल बॉडी में अगर स्पर्म को स्टोर करना है तो एक्टिव फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करना चाहिए? सर एक्टिव फॉर्म से मतलब क्या है? एक्टिव फॉर्म से मतलब मोटिलिटी है कि नहीं है? Inactive में store करना चाहिए. एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है क्या उसमें मोटिलिटी होती है या नहीं होती? नहीं होती. नहीं होती है। होती सर। अब दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है उसमें मूवमेंट की कैपेसिटी होती है कि नहीं होती? होती है सर। होती है. दोनों बातों में कुछ अंतर समझ आया? Yes, sir. यस सर। मूव करने की सर कैपेसिटी एक बार है, और repeat हाँ मैं बोल रहा हूँ, मूव करने की कैपेसिटी है लेकिन मूव नहीं करता, क्योंकि एपिडिडाइमिस की जो एपिथेलियम होती है वो इनएक्टिवेशन फैक्टर्स रिलीज करती है ताकि स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपनी एनर्जी को मूवमेंट में खर्च ना करे। लेकिन क्योंकि स्पर्म्स मैच्योर हो चुके हैं, तो अगर मैच्योर हो चुके हैं तो उनके पास मूवमेंट की एबिलिटी तो होगी ना, मूव नहीं कर रहे। नहीं समझे बात? समझ गए सर। Yes, sir. समझ. तो मैं यहां लिख देता हूं, एपिडिडाइमिस इनएक्टिवेट्स द स्पर्म मोटिलिटी। कोई तकलीफ? अरे भाई नो कोई सर। तकलीफ नहीं है ना इससे? ठीक है। अब एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा वास डिफरेंस। अच्छा, तुम लोग बड़े होनहार से छात्र लग रहे हो मुझे, जरा मुझे ये बता दो एपिडिडाइमिस में एपिथेलियम कौन सी थी? Ciliated. सीलिएटेड? सीलिया क्या करेगा यहाँ पे? कॉलमनर। अरे भाई, सीलिएटेड कहने का मतलब मॉडिफिकेशन है, कॉलमनर कहने का मतलब सेल का टाइप है, तो दोनों मिक्स करके बताओ ना। सूडो वाला था, सूडो स्ट्रेटिफाइड था और सीलिएटेड था। अरे कौन सा सीलिया था? स्टीरियोसीलिया। हाँ, स्टीरियोसीलिया। और स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं?
मूवमेंट शो नहीं करते वो। स्टीरियोसीलिया आर लार्ज माइक्रोविलाई, भूल गए तुम लोग? नहीं है, याद आ गया सर। याद आ गया याद सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है अगर याद आ गया तो, और नहीं याद आया तो भी अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता चल गया कि रिवाइज करना है, करते रहो रिवाइज। तो अगर यहाँ कॉलमनर एपिथेलियम है तो बोलो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी होती है कि नहीं कॉलमनर के पास? होती है होती है। सर। होती है सर। हाँ, तो ये देखो ना, फिर ये क्या सेक्रेट करेगा? इनएक्टिवेशन फैक्टर सेक्रेट करेगा कि नहीं एपिथेलियम? करेगा। करेगा सर। हाँ, और टेस्टिकुलर फ्लूइड जो होगा उसमें अदर चीजें भी तो होंगी स्पर्म के अलावा, तो एपिडिडाइमिस में ज्यादा से ज्यादा स्पर्म अकोमोडेट किए जा सकें, इसलिए एक्सेस फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। तो वो काम भी तो कर सकता है ना बेटे कॉलमनर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वास डिफरेंस के आगे कहाँ पहुंचेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर अरे भाई यहीं तो जाएगा, मेम्ब्रेनस Yes, sir. यूरेथ्रा, फिर पेनाइल यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रल मिएटस, और अगर इंसेमिनेशन हो रहा है तो इट विल गो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक, तो जो एमसीक्यू हो सकता है उसमें कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी चीज का, दो चार चीजों का ऐसे पाथवे बना सकते हैं, किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया, तो ये तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ये तो नहीं करोगे ना गलत? नो सर, नहीं करेंगे। हाँ, चलो और तुम्हारी देखता हूँ मैं बुद्धि में कितनी बल है। अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए मुझे ये बताओ, एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है, यानी एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते, इतना तो पता है सबको, टेस्टिस ये स्पर्म Yes, के sir. टिप में Yes, एक्रोसोम sir. होता है, Yes, sir. उसमें Yes, sir. एंजाइम्स होते हैं। यस सर, पता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका रिलीज कहाँ जरूरत है? इस एंजाइम की जरूरत किस जगह पड़ती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ में। कोर्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्या होता है एक्रोसोम की मेम्ब्रेन में, मैं अगर कहूं डिफरेंस की बात है, कि ऐसा क्या डिफरेंस होगा एक्रोसोम की मेम्ब्रेन में जब वो एपिडिडाइमिस में होगा और जब वो फैलोपियन ट्यूब में होगा? क्या डिफरेंस होगा? एक्सटर्नल मीडियम का। मैं एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में बात कर रहा हूं। एक बात, चलो अगला फैक्ट और बताता हूं मैं। अब मुझे ये बताओ, अगर एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज होने हैं तो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को लीकी होना चाहिए या ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? अरे स्पर्म से एंजाइम रिलीज होने तो स्पर्म की मेम्ब्रेन लूज होनी चाहिए, लीकी होनी चाहिए। और अगर वही चीज मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने लगे तो यहीं पे नहीं रिलीज हो जाएंगे एंजाइम्स? Yes, sir. यस सर। बेकार हो जाएगा स्पर्म, है कि नहीं? तो एपिडिडाइमिस के अंदर एक काम और करना चाहिए, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ऐड कर देना चाहिए। बोलो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ याद आया? सेल मेम्ब्रेन, यस सर। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लाता है। प्रोवाइड रहता है। तो एपिडिडाइमिस में जब स्पर्म होगा तो उसकी मेम्ब्रेन में क्या ऐड किया जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। और जब फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा तब तक उसकी मेम्ब्रेन में से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सेक्रीशंस क्या करते हैं? उसी कोलेस्ट्रॉल को निकाल रिमूव लेते हैं। करते हैं। और इसी चीज को बेटा हम इन टर्म्स से जानते हैं जिसे कहते हैं कैपेसिटेशन एंड डीकैपेसिटेशन। बोलो कुछ। यस सर, यस सर। स्पर्म को इस लायक बना देना कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर ले, ये क्या कहलाता? कैपेसिटेशन। और ये लायकियत कहाँ डेवलप होनी चाहिए? ऑफ कोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना? अरे भाई मैंने कोई फारसी बोली है क्या? Yes, sir.
तो यानी कि एपिडिडाइमिस में कैपेसिटी नहीं रहती फर्टिलाइजेशन की, मतलब उसको इस तरीके से रखा गया है कि फर्टिलाइजेशन के जो एंजाइम्स है वो बेकार ना हो। तो क्या हम बोलेंगे कि एपिडिडाइमिस जो है इट इज द साइट ऑफ, ये कह सकते हैं, डी कैपेसिटेशन। यस सर। तो कैपेसिटेशन कहाँ हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और डी कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। यस सर। Yes, sir. और ये इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, या फिर ये भी यहीं पे ऐड कर देता हूं, कोलेस्ट्रॉल एडिशन इन एक्रोसोम मेम्ब्रेन, दोनों ही क्या है? डिकैपेसिटेशन के ही स्टेप्स है ना। अरे प्यारे बच्चों, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग जो नोट में हमको जाननी चाहिए वो ये है कि जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? कोई जानकारी? No, sir. क्रीमास्टर मसल्स। दो मसल्स होती हैं बेटा। डार्टस मसल भी होती है। हाँ, एक होती है क्रीमास्टर मसल और एक होती है डार्टस मसल। दोनों में से क्रीमास्टर वाली जो है ये क्या होती है? स्केलेटल नेचर की होती है, लेकिन कंट्रोल ये कैसे हो रही होती है? इनवॉलंटरी। मेनली इनवॉलंटरी, बट आप इसको वॉलंटरली भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? स्केलेटल है ना। Yes, sir. अरे भाई डायफ्राम भी तो स्केलेटल है, लेकिन इनवॉलंटरी काम कर रहा होता है, और जब सांस रोकते हो तो तुमने खुद भी रोक लिया होता है ना उसको। यस सर। डार्टस वाला जो है ये कौन सा है? ये स्मूथ है। तो डार्टस कहाँ प्रेजेंट होती है? डार्टस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल स्किन। स्क्रोटम की जो स्किन है ना उसमें ये मसल होती है, डार्टस मसल। और क्रीमास्टर मसल कहाँ है? प्रेजेंट फ्रॉम एब्डोमेन टू टेस्टिस पासिंग वाया कौन सा कैनाल? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। यानी कि सपोज ये ऐसे, दिस इज टेस्टिस और ये ग्रोइन वाला पार्ट है, तो बेटा ये हो जाएगा ना इंग्विनल कैनाल। अरे भाई Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, ये जो स्क्रोटल स्किन है उसमें ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ये कौन सी मसल है? ये डार्टस है, ठीक। और जो ये पास हो रही है यहाँ एब्डोमेन से यहाँ तक, ऐसे सिर्फ एक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, मसल तो पूरा बंच होगा ना बेटे। यस सर। ये वाली है क्रीमास्टर। अब होता क्या है कि अगर बॉडी टेम्परेचर एब्डोमेन में टेम्परेचर ज्यादा है तो टेस्टिस को क्या करना चाहिए? डिसेंड करना चाहिए या एलिवेट करना चाहिए? Descend करना चाहिए. डिसेंड करना चाहिए। और अगर टेस्टिस को एब्डोमेन से दूर जाना है, डिसेंड होना है, तो डार्टस मसल को रिलैक्स होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. ठीक। इसका मतलब जब डार्टस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? Elevation.
एलिवेशन। बट ये जो एलिवेशन है उसमें डार्टस मसल कैसे मदद कर रहा होता है? बाय कॉजिंग श्रिवलिंग ऑफ स्क्रोटल स्किन। अब एक बात बताओ ना, जब जब ये टेस्टिस डिसेंड करेगा, ठीक है, नीचे दूर दूर की तरफ जाएगा, तो ये जो मसल्स है ये लूज हो जाएंगी ना, रिलैक्स हो जाएंगी, Yes. और स्क्रोटल स्किन भी खिंच जाएगी ना, स्प्रेड हो जाएगी। नहीं समझे बात? Yes, sir. समझ। और जो डार्टस मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो स्किन है ना ये ऐसे श्रिवल हो जाएगी, और जब स्किन में श्रिवलिंग होगी तो पहले से स्किन थिक हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रिवेंट्स हीट लॉस, करेक्ट? Yes, sir. और अगर क्रीमास्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एलिवेशन ही हो जाएगा ना। Yes. तो ये काम कब हो रहे होंगे? अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, जैसे सर्दियों की बात है, बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो क्रीमास्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो टेम्परेचर लेने के लिए टेस्टिस को असेंड करना पड़ेगा। अब ये एरो का मतलब ये नहीं कि इंगुइनल कैनाल से अंदर चला जा रहा है, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब गर्मियां होंगी या टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा तो टेस्टिस जो है ये बॉडी से दूर हो जाएंगे। अरे भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई। यस सर आ गया। ठीक है। और आपका आज का एक होमवर्क है, इंगुइनल कैनाल मैंने बता दिया है, तुम पता करके आना इंगुइनल हर्निया क्या होता है। Okay, sir. Okay, sir. So that's all for today. Thank you. थैंक यू सर।